नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश और दुनिया के तमाम ताजा हालातों पर कुछ हल्के फुल्के अंदाज में, मेरे यानी विरी पाठक के साथ। तो भाई साहब, आज का वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में जैसे ही मैंने ये कहा था कि मैं मोदी जी के साथ हूं, कई लोगों ने मुझे काफी बुरा भला कहा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं मोदी जी के साथ हूं और जब तक देश पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता, मोदी जी के साथ ही रहूंगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और वैसे भी आज तो मैं बड़ा खुश हूं। अरे भाई, हमारे साहब को सत्ता में आए पूरे 12 साल जो हो चुके हैं, तो जश्न तो बनता ही है। अब कुछ देशद्रोही कह रहे हैं कि जब देश में संकट काल है तो फिर जश्न कैसा? तो भैया, संकट काल आम जनता के लिए है, साहब के लिए नहीं। साहब तो अपनी मस्ती में मस्त विदेश घूम रहे हैं। इस पर कुछ कांग्रेसी बोले, साहब विदेश जाकर कौन सा देश की भलाई का काम कर रहे हैं? आज तक तो कभी साहब ने नहीं बताया कि विदेश यात्राओं से आखिर देश को क्या कुछ हासिल होने वाला है। तो सुनो मैं भूती हूं, अपनी यात्राओं की जानकारी या काम का ब्यौरा नौकर अपने मालिकों को देता है। तुम्हें क्या लगा साहब अपने काम का ब्यौरा तुम जैसे भूखे नंगों को देंगे? अरे वो जिन मित्रों के लिए विदेश जाते हैं उनका काम पूरा कर कर ही लौटते हैं, और ये बात उनके मित्रों को भी अच्छे से पता है। बात तो सही है। इस पर कुछ कांग्रेसी बोले कि 12 साल पूरे होने पर तुम बड़ा जश्न मना रहे हो। आखिर पिछले 12 सालों में तुम्हारे साहब ने किया ही क्या है? हमने हंसकर कहा, बस यही नहीं पूछना था गुरु, क्योंकि साहब ने इतना कुछ किया है कि बताते बताते अगला 1 साल भी कम पड़ जाएगा। क्या किए गए हो आप? लेकिन इसके बावजूद अगर तुम पूछ रहे हो तो चलो तुम्हें बता ही देते हैं। साहब ने बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, सरकार बनते ही साहब ने देश के तमाम लोगों के खाते में 15-15 लाख डलवाए, विदेशों से काला धन वापस लेकर आए, पाकिस्तान से पीओके वापस भारत में मिलाया, चीन को लाल आंखें करके दिखाई और उसे घर बैठा दिया, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी, बुलेट ट्रेनें चलाई, देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। नहीं, अभी और सुनिए। अरे बिना बाथरूम जाए 18 घंटे देश के लिए काम किया, भारत को विश्व गुरु बनाया, रुपये को डॉलर के मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया, और कुछ दिनों में रुपए डॉलर से आगे भी निकल जाएगा। नीट के पेपर लीक करवाए, भगवान राम को वापस अयोध्या लेकर आए, झालमुड़ी खाई, पतंग उड़ाई, हावड़ा ब्रिज देखा, चाय के बागानों में रील्स बनाई, 10 लाख का सूट पहना, 2.5 लाख का चश्मा पहना, 1.5 लाख का पेन भी रखा, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज लेकर आए, जिससे पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। कोरोना काल में ताली थाली बजवाई, नोटबंदी की, गैस बंदी की, अब पेट्रोल और डीजल बंदी की ओर जा रहे हैं। सबसे बड़ा काम जो मोदी जी ने किया, मेलोडी को मेलोडी खिलाई। सुनिए जी, ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। पिछले दिनों साहब ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान मेलोडी को मेलोडी क्या खिलाई। देश में भी कई जगह चूड़े टूटे की आवाजें आई थी। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि आँख भर आई, दिल रोया कि आँख भर आई, किसी से अब क्या कहना। और तो और विपक्षी नेताओं के पेट में भी दर्द शुरू हो गया। क्यों भैया, तुम लोग किसी का घर बसते हुए नहीं देख सकते क्या? आखिर अगला कब तक रेडियो पर अपनी मन की बात करता फिरेगा? भाई, लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। लेकिन असली परीक्षा तो उन अंध भक्तों की है जो सोनिया गांधी का मायका होने के चलते इटली को मुंह भर भर कर गालियां देते थे। लेकिन हाय रे किस्मत, अब वही इटली साहब का पसंदीदा डेस्टिनेशन हो गई है। जो पहले इटली को गालियां देते थे, अब इन्हीं नेताओं को इटली अयोध्या से भी प्यारी नजर आ रही है। कुछ नेताओं ने तो नाश्ते से लेकर रात के खाने तक इटली ही खाना शुरू कर दिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। साहब ने पेट्रोल बचाने की अपील क्या की, कुछ चरण चुंबक नेता साहब के सबसे पालतू बनने की होड़ में लग गए। कोई रिक्शे पर चढ़ गया तो किसी ने बुलेट की सवारी शुरू कर दी, किसी ने साइकिल उठा ली तो कोई बस और मेट्रो में लटक गया। खुद की फोटो खिंचवाने के लिए नेताजी नौटंकी करते रहे और इस दौरान पहले से कई गुना ज्यादा पेट्रोल डीजल भी फूंक डाला, और जनता परेशान हुई वो अलग। अब देश की जनता दोनों हाथ जोड़कर साहब से गुहार लगा रही है कि भले ही पेट्रोल डीजल 1000 रुपए लीटर कर दो, लेकिन अपने इन कमलगट्टों की नौटंकी बंद करा दो बस। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश
इधर साहब पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश देने के लिए 250 गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो कर रहे थे। उधर किसी गद्दार ने नीट के पेपर लीक होने की खबर पूरे देश में फैला दी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दरअसल नीट का पेपर लीक हुआ नहीं था, बल्कि कुछ सरकार ने ही बेचा था। हमको सिखा दिया। देश में आए आर्थिक संकट से उभरने के लिए सरकार ने ही ये नया उद्योग चालू किया है। क्यों मोदी जी? पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। और तो और पेपर लीक माफिया को पूरा संरक्षण भी सरकार ही दे रही है ना मोदी जी? सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचा है, उनके लिए भी योजना बनाई गई है। सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। नीट का पेपर लीक होने के बाद पूरा देश उन 22 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर हायतौबा मचा रहा है। लेकिन उन बेचारे छात्रों का क्या, जिन्होंने 20-20 लाख रुपए देकर पेपर खरीदा था? उनको तो पैसे भी डूब गए और उन्हें मेडिकल की सीट भी नहीं मिली। असली धोखा तो उन बेचारों के साथ हुआ है, उनकी मेहनत के साथ साथ पैसे भी डूब गए। चीटिंग करता है तू। अब वो कह रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो भैया सरकार के पास नैतिकता आखिर बची कहाँ है? और धर्मेंद्र बाबू ने तो पेपर लीक कराने का टास्क पूरी ईमानदारी से पूरा भी कर लिया है। गजब बेइज्जती है। वैसे भी सरकार तो चाहती है कि देश के स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया जाए, इससे सरकार के लाखों करोड़ों रुपए बचेंगे। पढ़ लिख कर देश का युवा बेरोजगार कॉकरोच से ज्यादा और बन भी क्या रहा है। फिर यही बेरोजगार नौकरी की मांग करके सरकार की नाक में दम करते हैं। और जिस देश का मुखिया से लेकर पूरा मंत्रिमंडल ही अंगूठा छाप हो, वहां आखिर पढ़ाई लिखाई का काम ही क्या है? वैसे भी अनपढ़ रहेगा युवा तभी तो अंधभक्त बनेगा युवा। और हो सकता है यही युवा आगे चलकर केंद्रीय मंत्री बन जाए और अपनी जहालत से इसने किसी कॉर्पोरेट घराने को इम्प्रेस कर लिया तो देश का अगला प्रधानमंत्री भी बन सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। और वैसे भी तुम जाहिलों को शिक्षा, रोजगार, महंगाई से क्या लेना देना? तुम्हें तो सिर्फ मंदिर चाहिए था ना, तो वो साहब ने बनवा दिया है। और तो और भगवान श्री राम को बैकुंठ से वापस अयोध्या भी ले आए हैं। तो अब बस बैठकर बजाओ घंटा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वैसे और बात है कि जो राम को लाने का दावा करते हैं वो पेट्रोल और डीजल तक नहीं ला पा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे जब नीट पेपर लीक की बात हो ही रही है तो मेरे ख्याल से ये मंत्रालय हमारे जगत मामा शिवराज सिंह चौहान जी को देना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले वो मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला कर पूरा एक्सपीरियंस ले चुके हैं। और अकेले पेपर लीक करने का ही नहीं, पेपर हो जाने के बाद रिजल्ट लीक करने का भी एक्सपीरियंस मामा के पास है। बस आप पैसे दो और आपका 10वीं फेल लड़का बन गया डॉक्टर। दरअसल साल 2014 के पहले नौकरी पाने का जो पूरा प्रोसेस था वो बेहद ही उबाऊ था। सबसे पहले वैकेंसी निकाली जाती थी, उसके बाद एग्जाम होता था, फिर रिजल्ट आता था, इंटरव्यू होता था और उसके बाद अपॉइंटमेंट कर दिया जाता था। ठीक है, समझ गया। लेकिन जैसे ही साल 2014 के बाद नई सरकार बनी, उन्होंने इस बोरिंग प्रोसेस को एक्साइटिंग बनाने की पूरी कोशिश की। साल 2014 के बाद लागू हुई नई प्रक्रिया में सबसे पहले वैकेंसी निकाली जाती है, उसके बाद देश के करोड़ों छात्र फॉर्म भरते हैं, जिससे सरकार के खजाने में भी करोड़ों अरबों रुपए आता है। उसके बाद पेपर लीक किया जाता है, उससे भी सरकार को करोड़ों का फायदा होता है। उसके बाद एग्जाम कैंसिल किया जाता है, उसके बाद एक बार फिर से वैकेंसी निकाली जाती है, फिर बच्चों से फॉर्म भरवाए जाते हैं, एक बार फिर करोड़ों रुपए सरकार के पास आता है। उसके बाद फिर से पेपर बेचा जाता है, फिर एग्जाम होते हैं, फिर एग्जाम का रिजल्ट लीक किया जाता है, जिसके बाद छात्र आंदोलन करते हैं, कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं और इस दौरान सरकार भी पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करती है। और इन सारी लंबी प्रक्रिया के बीच आधे से ज्यादा छात्र ओवरेज हो जाते हैं। ना कोर्ट का कोई रिजल्ट आता है और ना ही एसआईटी का। और इस बीच संघ से जुड़े हुए लोगों को नियुक्तियां दे दी जाती हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आगे से आपको भी यही प्रक्रिया फॉलो करनी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में परीक्षाएं कराने का जिम्मा भी चुनाव आयोग को ही दे देना चाहिए। तो भैया अगर ऐसा हुआ तो फिर चाहे पेपर कोई भी दे, आएगा तो मोदी। दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो। आम आदमी पार्टी के सांसद और देश की आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने वाले सांसद राघव चड्ढा अचानक बीजेपी में चले गए, जिसके बाद लोगों को पता चला कि राघव चड्ढा लोगों को न्याय दिलाने के लिए मुद्दे नहीं उठा रहे थे, बल्कि अपनी कीमत बढ़ा रहे थे। और जैसे ही राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन की, विपक्ष ने आसमान सर पर उठा लिया। इस पर बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि आखिर चड्ढा के बीजेपी में आने से इतनी हाय तौबा क्यों?
तो भाई साहब, सत्ता से जाने के बाद विपक्ष के पास ले देकर एक चड्डा ही तो बचा था, उसे भी साहब ने ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अब किसी गरीब का चड्डा भी उससे छीन लिया जाए तो हंगामा मचाना तो बनता है ना। वैसे भी चड्डा के बीजेपी में जाने के बाद विपक्ष के पास राहुल गांधी की टी शर्ट और केजरीवाल के मफलर के अलावा बचा ही क्या है। तो जाते जाते चार पंक्तियां राघव चड्डा के लिए। वो बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, सिक्कों की खनक सुन खुद मुजरा कर बैठे। लगाओ बोली मैं बिकने आई, शौक से लूटो मैं लुटने आई। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। अगले वीडियो में एक बार फिर देश और दुनिया के तमाम हालातों पर चर्चा करेंगे, हल्के फुल्के अंदाज में, मेरे यानी विनीत पाठक के साथ।